हर दूसरा जो कानून चर्चा में है वो ट्रांसजेंडर बिल अमेंडमेंट बिल है, और उसमें उस पर प्रोटेस्ट इस बात पे हो रहा है, मतलब वो ये कहता है कि ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन कैसे तय होगी। पहले क्या होता था कि 2019 से लेकर के कि आप जाएं, डीएम आपको अटेस्ट करके दे देगा, ठप्पा लगा के कि सब आप आज से ट्रांसजेंडर हैं। अभी वाले में मेडिकल सर्टिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें डीएम के ठप्पे से पहले आपको सीएमओ से बायोलॉजिकली प्रमाणित करवाना पड़ेगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं। वो आप डीएम को देंगे, उसके बाद डीएम जब ये पाएगा कि ये सभी चीज़ें दुरुस्त हैं तो वो ठप्पा लगा करके देगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये मतलब सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को आप सीमित कर रहे हैं और हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। और इसमें वो बड़ी डिबेट है जो आपकी ताऊ की रुचि की है कि अ, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को घोषित करने की एक धारा है जो ये कहती है कि साहब हम शरीर से कुछ भी हों पर हम वी आइडेंटिफाई एज दिस। ट्रांसजेंडर के केस में कई लोग ये बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसी ट्रांसजेंडर का नाम ही ये है जो एक बायोलॉजिकल स्पेसिफिक कंडीशन है। ये रुझान की बात नहीं है, ये किसी एक खास लिंग के जेंडर के व्यक्ति से आकर्षण का मसला नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल चीज़ है, तो इसीलिए तो इसको बायोलॉजिकल तरीके से वो कराना पड़ेगा, ठप्पा लगवाना पड़ेगा। और कौन तय करेगा? सरकार नहीं करेगी तो, क्योंकि सभी अन्य पहचान के जो इकाइयां हैं जैसे आपकी जाति, आपका धर्म, आपकी आय, इन सारे के प्रमाण पत्र आपको अथॉरिटी ही देती है। और जब ये किसी भी किस्म के अफर्मेटिव एक्शन के दायरे में आ जाएगा, जब किसी जैसे कर्नाटका में शायद है, हाँ, कर्नाटक में 1%, बहुत जगहों पे है। कई जगहों पर है। रिजर्वेशन नहीं हो और पर तमिलनाडु हाँ, में 1% हाँ, रिजर्वेशन तो है। ट्रांसजेंडर्स के लिए जब रिजर्वेशन होगा तो सही लोगों को वो मिले, इसकी पहचान के लिए ज़रूरी है कि कम से कम उसका दुरुपयोग ना हो सके। बट डू यू सी एनी मेरिट जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें? कुछ बातें काम की हैं क्या? जैसे आपने कहा ना कि बैठ के बात करनी चाहिए थी, इसमें भी बात नहीं की। इसमें ही बात करनी चाहिए थी। मामला इतना ही है, ये सारा गड़बड़ झाला कंफ्यूजन से हो रहा है। हुआ ये कि जो नालसा जजमेंट का जिक्र आप सुनते होंगे, 2014 वाला जजमेंट है, वो 2 जजेस की बेंच थी, बड़े प्रोग्रेसिव जजेस वो थे। उसमें पहली बार थर्ड जेंडर की कैटेगरी हमारे देश में मान ली गई। उसमें ये भी कहा गया कि थर्ड जेंडर में कौन है कौन नहीं है उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट होगा। भाई अगर कोई कह रहा है कि मैं थर्ड जेंडर हूँ तो मान लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। ये भी कहा कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये भी बताया कि रिजर्वेशन ओबीसी में मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल से 3% की लिमिट भी बताई कि 3% देना चाहिए हॉरिजॉन्टल। अच्छा, हॉरिजॉन्टल बोलना भूल गए तो उसके बाद लंबी डिस्प्यूट चली कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है। ये अपने आप में 3 घंटे की डिबेट है, कभी और इस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, ट्रांसजेंडर्स की डिमांड है कि हॉरिजॉन्टल मिलना चाहिए, वर्टिकल नहीं। जजमेंट में साफ साफ लिखा नहीं था कि हॉरिजॉन्टल होगा कि वर्टिकल होगा, तो इस पर भी बाद में विवाद चलता रहा। फिर सरकार 2019 में एक्ट लाई। अच्छा, सरकार जब राइट विंग की होती है, राइट विंग की सरकारें इन मुद्दों पर बहुत प्रोग्रेसिव होने से बचती हैं, होती भी नहीं और बचती भी हैं। उनको लगता है कि जेंडर 2 ही होते हैं भाई, आदमी औरत, ये बीच में कुछ नहीं होता है। उनको सेक्स और जेंडर का अंतर भी समझ में नहीं आता। वो मान के चलते हैं कि जो बायोलॉजिकल है वही कल्चरल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जबकि समझदार लोग सोशियोलॉजी में ये अच्छे से मानते हैं कि सेक्स बायोलॉजिकल पार्ट है, जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है। मतलब पुरुष होने के नाते मेरी दाढ़ी आएगी, ये बायोलॉजिकल मामला है। लड़की की नहीं आएगी, बायोलॉजिकल है, आएगी तो कम आएगी। अगर थोड़ा टेस्टोस्टेरोन उसके अंदर होगा तो थोड़ी सी आ जाएगी, उसकी भी आती है लड़कियों को भी, लेकिन कम आएगी क्योंकि वो हार्मोन कम रहता है। पर लड़की होने के नाते, अच्छा, बच्चा वो पैदा करेगी, बायोलॉजिकल बात है। बच्चे को दूध वो पिलाएगी, बायोलॉजिकल बात है। पर 24 घंटे उसकी तीमारदारी करेगी बच्चे की, ये बायोलॉजिकल नहीं है। मेरे घर में कोई भारी भरकम काम होगा, मैं ही करूँगा, महिला नहीं करेगी, बायोलॉजिकल बात नहीं है। मेरे घर में सेफ्टी मैं संभालूंगा, पत्नी नहीं संभालेगी, बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशल है। कल्चर ने डिसाइड किया कि भाई तुम ये वाले काम कर लो, हम ये वाले कर लेंगे, कल्चरल है। ऐसी कई कल्चर्स हैं जहाँ पर लड़कियाँ सेफ्टी वाला काम संभालती हैं, लड़के नहीं संभालते हैं, ऐसी भी होती हैं कल्चर्स। अब ये बायोलॉजिकल सेक्स और कल्चरल जेंडर के बीच में अंतर पारंपरिक समाज नहीं करते हैं। वो मानते हैं भाई प्रकृति ने औरत को बनाया बच्चे पैदा करने के लिए, दूध पिलाने के लिए। अब जब दूध तुम पिलाओगी तो तुम ही तो पालोगी,
तो प्रकृति का ही आदेश है कि तुम बच्चा पालो। फेमिनिज्म कहते हैं कि नहीं, प्रकृति का आदेश यहाँ तक था, दूध पिलाने तक, उसके आगे का आदेश समाज का आदेश है। मैं घर ही संभालूं, ये आदेश प्रकृति का नहीं है, समाज का आदेश है। घर संभालने में दोनों भूमिका निभा सकते हैं। नौकरी तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, हम दोनों घर की अर्थव्यवस्था को संभालेंगे, हम दोनों घर के काम संभालेंगे। जो बायोलॉजिकली मैं ही कर सकती हूँ वो मैं करूँगी, जो बायोलॉजिकली तुम ही कर सकते हो तुम ही करोगे। तो ये डिफरेंस इसमें आता है। अब इस केस में जो आर्गूमेंट है इन लोगों का जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी में है, पिछले जजमेंट से थोड़ा कन्फ्यूजन ये हुआ कि जेंडर और सेक्स मर्ज हो गए आपस में। जो बात आपने बड़ी गहरी कही कि मेरी फीलिंग किसके प्रति क्या है, ये साइकोलॉजिकल जेंडर माना जाता है। मेरी जिम्मेदारियां समाज क्या मानता है, ये सोशल जेंडर माना जाता है। और मैं बायोलॉजिकली कैसा हूँ, ये सेक्स मान लेते हैं। कन्फ्यूजन ये हुआ कि अब अगर आरक्षण देना है, और आरक्षण के नाम पर इस देश में झगड़े कितने आपको अच्छे से अंदाज है। मैंने यहाँ तक लोगों को देखा है, मतलब एक केस यहाँ तक देखा, एक बच्चा जनरल कैटेगरी में अटेम्प्ट खत्म हो गए, उसे 3 साल बाद मेरे पास आया और कह रहे सर मुझे ये बताना है कि मेरी आंखों की रोशनी काफ़ी कम हो गई है, इलाज करवा रहा हूँ पर लगता है कि ये 2-3 साल में आंखें खत्म हो जाएंगी। अब मैंने बहुत संवेदना से भर के उससे कहा यार ये तो बहुत दुख की बात है, कैसे मैनेज करोगे? वो बोला नहीं सर वो तो ठीक है, पर मुझे आरक्षण मिल जाएगा पीएच वाला। वो इस बात से उत्साहित था कि अब मैं पीएच कैटेगरी में आके आईएएस बन सकता हूँ। आजकल पीडब्ल्यूबीडी बोलते हैं उसको, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। जिस देश में आरक्षण लेने के लिए आदमी विकलांग तक होने को तैयार हो जाता हो। अभी रिसेंट में एक लड़के ने अपना हाथ काटा था। अच्छा, मुझे एग्जाम्पल नहीं पता। अच्छा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में इतने घपले होते हैं जो पिछले 3 साल में हुए, बहुत सारे घपले। सरकार खुद दबाव में है, यूपीएससी दबाव में है। अब पिछले साल से क्या हुआ कि जितने लोग पीडब्ल्यूबीडी अप्लाई करते हैं उन सब का स्पेशल टेस्ट एम्स में होता है। अच्छा, वो टेस्ट सरकार ना करे तो आरोप क्या लगता है कि घपला हो रहा है। जो फिजिकली फिट हैं वो भी आरक्षण ले रहे हैं अनफिट होने का। सरकार चेक करे तो ये आरोप आ सकता है कि आप हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सरकार की दिक्कत ये है कि जब हम एफर्मेटिव बेनिफिट्स आपको देंगे, क्योंकि आपका वर्ग ऐसा है कि उसको मिलने चाहिए, एफर्मेटिव बेनिफिट केवल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन पे कैसे दें? कोई भी XYZ कल को ये कह दे कि भाई मैं ट्रांसजेंडर हूँ क्योंकि मेरी फीलिंग्स वैसी हैं, बायोलॉजिकली वैसा नहीं हूँ। क्योंकि जो ट्रांस वुमन है, ट्रांस मैन है, आदमी के शरीर में औरत का दिल, उसको ट्रांस वुमन कहते हैं। औरत के शरीर में आदमी का दिल, उसको ट्रांस मैन कह देते हैं। अब ये दिल का कोई पैमाना नहीं है। आप हार्मोन्स तक तो चेक कर सकते हो, उसके आगे तो चेक भी नहीं कर सकते। तो उस वर्ग को भी ये समझना पड़ेगा कि उनके भी हित में है कि कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आरक्षण मिलता है, मान लीजिए कल को नौकरियों में मिल जाता है 3% या 1% जो भी है, और उसमें ऐसे बहुत सारे लोग आ गए जो ट्रांसजेंडर नहीं हैं पर सेल्फ डिटर्मिनेशन के नाम पर लिख दिया कि हम हैं और सरकार को मानना पड़ गया, तो आप पाएंगे कि सारा फायदा कोई और उठा के चला जाएगा।